Good afternoon, ma'am. Good afternoon. बस पारुल शायद नहीं है, मुझे लग रहा। पारुल नहीं है ना, बस लग रहा है। यस मैम है। नमस्ते मैम। अच्छा है, नमस्ते। तो बस फिर सब हो ही गए, मुझे लग रहा। सब हो गए। There are 12 participants including me and you. तो बस हो गए हैं Means फिर। 10 scholars are there in the meeting. हाँ तो मेरे विद्या इज देयर। हाँ विद्या तो है मैम प्रेजेंट हूँ। हाँ हाँ देख लिया बेटा। विद्या है, प्रतिमा है, कंचन है, पूनम, समरीन, सरोजा, सब तो हो गए। सृष्टि शशि हो नहीं, गए। हाँ शशि नहीं है मैम। शशि आ रही है, नहीं तो उनको कॉल करो, नहीं क्लास शुरू करी जाए ना। हाँ समरीन के कैसे है तबीयत? कैसी समरीन की? समरीन पहले से बेटर है, अपने गले को कम स्ट्रेन दे रही है। अच्छा, थोड़ी आवाज बेटर हो गई है उसकी, पहले से तो है बेटर। बेटा उसको फटाफट बोलो तो हम लोग क्लास वो ज्वाइन कर लेगी। क्लास शुरू करा रहे हैं। कौन कॉल कर रहा है उसको? शशि को। मैम मेरे पास शशि का कांटेक्ट नहीं है। किसी के भी पास, जिसके पास हो बेटा वो करो। किसके पास है तुम लोग में से किसी के पास? मैम मेरे पास है, मैं करती हूँ। हाँ करिए, और तब तक भारती आप क्लास शुरू कर दो। ठीक है ठीक है। हाँ वो ज्वाइन कर लेगी, क्योंकि अननेसेसरली लेट करने का कोई मतलब नहीं है। शुरू करो, वो आ जाएगी। ठीक है। ओके मैम। हाँ ओके ओके, चलो कंटिन्यू। Hello all the participants. Today my presentation topic is current nutritional problems. एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, और हम आज अपने इस क्लास में पोषण से संबंधित समस्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरी आवाज क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम, क्लियर है। Okay. Let me share my screen with you. अर्चना मैम, इसमें होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग आ रहा है। हेलो हेलो। यस मैम। इसमें एक मिनट, होस्ट कौन है इसमें? डॉक्टर अर्चना सक्सेना है आज, या डॉक्टर शिवा है? अभी रुक जाओ, बात करती हूँ 1 मिनट। तुम्हारे, हमें लगता है तुम को होस्ट हो नहीं, अभी रुक जाओ, इसलिए कर हाँ रही हूँ। ठीक है ओके। ठीक है। चलिए, जब तक स्क्रीन शेयर होती तब तक हम कुछ बात न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स के बारे में कर लेते हैं। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं हमारी कंट्री में जो कुपोषण से संबंधित हैं। जैसा कि आप लोग कुपोषण के बारे में जानते हैं कि पोषण संबंधी इम्बैलेंसेस यानी असंतुलन कुपोषण कहलाता है, और ये इम्बैलेंस दोनों प्रकार से हो सकता है।
अधिकता से भी और कमी से। जितनी भी इंडिया जैसे जितने विकासशील देश हैं या जो अभी विकास की राह पर हैं, पिछड़े हुए देश हैं, उन सब में अभी ओवर न्यूट्रिशन की स्थिति तो नहीं बन पाई है, लेकिन माल न्यूट्रिशन के रूप में अंडर न्यूट्रिशन ज्यादा प्रेवलेंट है। तो जो आज हमने न्यूट्रिशनल समस्याओं के बारे में लिया है, ये टॉपिक पोषण संबंधी समस्याओं के बारे में, वो इम्बैलेंस का अंडर न्यूट्रिशन शो करता है। मींस वो कुपोषण की वह स्थिति शो करता है जिसमें कि पोषण संबंधी कमी पाई जाती है। हालांकि इंडिया अब विकास की राह पर बहुत तेजी से है, तो कुछ अर्बन एरियाज में ओवर न्यूट्रिशन की स्थितियां भी देखने को मिलने लगी हैं। इसलिए आज के टॉपिक में मैंने एक ओवर न्यूट्रिशन की, ओबेसिटी एंड ओवरवेट को भी रखा है। बट मेजॉरिटी जिससे हमारा देश आज भी जूझ रहा है वो है अंडर न्यूट्रिशन, करंट न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स के अंतर्गत। तो अगर हम कुछ फैक्ट्स को इसमें शेयर करें तो जितने भी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी अंडर न्यूट्रिशन से सफर कर रहे बच्चे हैं, उसमें से लगभग जनसंख्या को देखते हुए लगभग 1/3 बच्चे भारत से आते हैं। तो इतनी समस्या गंभीर है हमारे देश में मैल न्यूट्रिशन की। और एक और फैक्ट है कि जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी हैं, जैसे न्यूट्रिशनल एनीमिया है, विटामिन है, आयोडीन डेफिशिएंसी है, ये इतने कुछ प्रयासों के बाद भी आज भी इनका रेट ऑफ प्रेवलेंस बहुत हाई है, यानी बहुत अधिक संख्या में ये पाई जाती हैं। सिवियरिटी जरूर कम हो रही है, इनकी जो गंभीर परिणाम है वो कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका रेट ऑफ अकरेंस अभी भी बहुत हाई है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट के और हम सभी के प्रयासों के कारण जो न्यूट्रिशनल अवेयरनेस बढ़ी है, और उसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं इनके सप्लीमेंटेशन के लिए, प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम्स हैं, उसके सबके लागू होने के बावजूद भी माल न्यूट्रिशन की रेट जितनी तेजी से कम होनी चाहिए थी उतनी अभी कम नहीं आई है। अभी 1% के लगभग ही है। धीरे धीरे इसमें प्रति वर्ष कमी आ रही है। और ये देखा गया है, जो न्यूट्रिशनल सर्वेज होते रहते हैं, तो अभी पिछले जो सर्वे हुए हैं, ये 2011-12 के आसपास का आंकड़ा है, तो ये देखा गया है कि जो प्री स्कूल बच्चे हैं, यानी 6 वर्ष से पहले के बच्चे, 0 to 6 years वाले, ये वाले वो हैं जिनकी हाइट अपने सामान्य बच्चों की हाइट से कम पाई गई है, स्टंटेड है वो, उनकी ग्रोथ में रुकावट पाई गई है, और लगभग 50% बच्चों में ऐसा देखा गया है। इसके अलावा अंडरवेट बच्चों की संख्या भी बहुत अधिक है। ये भी लगभग 50% बच्चे हैं जो अभी अंडरवेट हैं, और हर 6 बच्चों में से एक बच्चा एक्सेसिवली थिन पाया जाता है, मतलब बहुत अधिक कुपोषण उनमें मौजूद है। और जहां तक हम इन्फेंट्स की बात देखें तो इन्फेंट्स में जो 16% है, यानी 16% इन्फेंट्स जो 6 माह की आयु तक के हैं, उसमें से ये देखा गया है कि वो बहुत अधिक उनमें माल न्यूट्रिशन 16% इन्फेंट्स में पाया गया है। और हमारे देश में आज भी जो नवजात शिशु उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं, उसमें से 20 to 25% LBW बेबीज होते हैं, मींस लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं। तो ये सब परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं, और ये स्पष्ट संकेत करती हैं कि स्पेशली ये जो इन्फेंट्स की मैंने आपको बताया मैल न्यूट्रिशन, और इसका नवजात शिशुओं का बताया, लो बर्थ बेबीज के पैदा होने की जो केसेस हैं इतने अधिक संख्या में हैं, तो ये इस तरफ भी संकेत करते हैं कि हमारे यहाँ स्त्रियों का पोषण निचले स्तर पर है, और स्पेशली जो चाइल्ड बियरिंग एज में लेडीज हैं उनका और एडोलेसेंट गर्ल्स के न्यूट्रिशन पर प्रॉपर ध्यान नहीं है, जिसके कारण वो फर्दर आगे चलकर जब बच्चों को उत्पन्न करती हैं तो उस समय बच्चों पर भी उस कुपोषण का स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है। ऐसे ही जैसे आप आयोडीन के बारे में पढ़ते हैं, कितना अधिक नमक के आयोडीनीकृत होने की
समाचार सबको मालूम है कि हम आयोडाइज सॉल्ट खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी करीब 200 से 250 डिस्ट्रिक्ट के बीच में भारतवर्ष में गॉइटर की जो केसेस हैं वो अभी भी बने हुए हैं, और लगभग 10% वहाँ की पॉपुलेशन इससे पीड़ित हो रही है। तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, गरीबी आपको मालूम है, अत्यधिक पॉपुलेशन, ये सब मूल कारण है जो हमारे malnutrition की प्रॉब्लम को, समस्या को आज भी भारत वर्ष में बनाए हुए हैं, और बहुत कम होने की जो रेट है वो बहुत धीमी है। ये कुचक्र है, एक प्रकार का विशेष साइकिल है जो लगातार इंडिया में बना हुआ है और जिस पर हमको विशेषकर ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर एक बात मैं और भी कहना चाहूंगी कि ये जितनी भी पोषण संबंधी समस्याएं हैं, इनमें से ज्यादातर ऐसी हैं जो टोटली रिवर्सिबल हैं, मतलब जिनको पलटा जा सकता है, जिनको रिवर्स किया जा सकता है यदि हमें न्यूट्रिशन एजुकेशन की प्रॉपर जानकारी हो। तो इसका यह भी तात्पर्य हुआ कि पोषण हमारे हाथ में पैदावार के रूप में, अन्न उत्पादन के रूप में या खाद्यान्न उत्पादन के रूप में कम नहीं है हमारे हाथ में, लेकिन पोषण संबंधी नियमों की जानकारी का अभाव भी, जो अवेयरनेस में कमी है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो पोषण हमारे पास मौजूद है हम उसको भी वेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह की समस्याएं जो मैंने कहा टोटली रिवर्सिबल हैं, यानी जिनको उचित पोषण मिल जाए समय पर तो उनको ठीक भी किया जा सकता है, पर यहीं पर हम पीछे रह जाते हैं। और जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप ले लीजिए विटामिन ए की कमी। इतने सिंपल सस्ते स्रोत हैं विटामिन ए के हमारे आसपास, और अगर हम गरीबी की बात कर रहे हैं तो जो हमारे लोअर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को बिलोंग करते हैं लोग, उनके लिए भी बहुत इजीली, बहुत लो कॉस्ट अवेलेबल फूड स्टफ्स हैं जो कि विटामिन ए के स्रोत हैं। अभी आप सर्दियों की में हैं हम लोग, ये सर्दियों का मौसम है, तो आप देख लीजिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, कैरेट्स हैं, पपाया है, पम्पकिन है, ये कितने आसानी से लो कॉस्ट पर अवेलेबल है। लेकिन अज्ञानता, पोषण संबंधी अज्ञानता भी एक मूल कारण है जिसके कारण हम इसको समय पर उचित मात्रा में नहीं लेते हैं, और न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस एक बार हो जाने के बाद हम उसको फिर वापस रिवर्स नहीं कर सकते। तो विटामिन ए की कमी के शुरुआत में अगर पता चल जाए बिटॉट स्पॉट्स की कंडीशन में, या नाइट ब्लाइंडनेस की स्थिति में, या जीरोसिस की स्थिति में, तब भी हम उसको रिवर्स कर सकते हैं प्रॉपर सप्लीमेंटेशन के द्वारा, प्रोफाइलैक्सिस के द्वारा, आंगनवाड़ी सेंटर्स में जाकर इसकी डोजेस लेने के द्वारा, और अपने पास अवेलेबल फूड सोर्सेस को खाने के द्वारा। लेकिन फिर भी हम अज्ञानता के कारण उसको पूरा नहीं कर पाते, और अल्टीमेटली न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस के शिकार हमारे बहुत सारे प्री स्कूल और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हो जाते हैं, और ये स्थिति आज भी बनी हुई है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। आई होप कि अब तक स्क्रीन शेयरिंग हो गई होगी, ये पोस्ट में कर दिया होगा। क्या मैं अब स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ? यस मैम। ओके। Is this slide visible? Yes, ma'am. Okay. Yes मैम। Okay. So this is my presentation today about current nutritional problems. First of all, we will talk about protein energy malnutrition or PEM. PEM के होने के सबसे पहले जो प्राइमरी और सेकेंडरी इसके
रिजल्ट्स हैं या इसके कारण हैं उस पर हम बात करें तो ये प्राइमरी भी हो सकती है। जो सिंपल इसका कारण है वो है इनएडिक्वेट फूड इनटेक, यानी अपर्याप्त भोजन लेना, उससे प्रोटीन और ऊर्जा की कमी हो जाती है। ये सबसे साधारण, सबसे कॉमनली पाया जाने वाला कारण है। और सेकेंडरी होती है, द्वितीयक होती है, जबकि किसी बीमारी के कारण शरीर में प्रोटीन और ऊर्जा की कमी पाई जाती है। तो ये प्रोटीन एलर्जी मैलन्यूट्रिशन क्लिनिकल स्टेजेस इसमें बहुत सारी हैं, तो इसका एक वाइड स्पेक्ट्रम है, मतलब इसका फैलाव बहुत अधिक है। ये कई प्रकार की स्थितियों के सामने हमारे सामने उपस्थित होता है। तो खाली इसको हम एक कोई बीमारी ना कहकर बीमारी नहीं कहते, बल्कि ये एक प्रकार का इट कवर्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ क्लिनिकल स्टेजेस, मतलब ये बहुत सारी अवस्थाओं को अपने में सम्मिलित किए हुए है। तो ये एक प्रकार का कुपोषण है, और जिसमें हम क्वाशरकोर और मैरस्मस इन दोनों स्थितियों को बहुत अधिक छोटे बच्चों में पाते हैं। अब क्वाशरकोर मैरस्मस तो एक सीवियर फॉर्म हो गई, यानी जब प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन बहुत अधिक बढ़ जाता है और समय से उसका निदान नहीं किया जाता है। अदरवाइज ये माइल्डर फॉर्म में भी बहुत सारे बच्चों में पाई जाती है, और जिसका सिंपल सिम्टम है ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी ग्रोथ का रुक जाना या बहुत धीमी गति से होना। और जैसा मैंने सबसे पहले सेंटेंस में ही कहा कि ये भोजन की कमी, सिंपल इसका कारण है कि जो किसी व्यक्ति की, बच्चे की जो इंडिविजुअल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, जब भोजन उसको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है तो वहां से प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन की स्टार्टिंग होती है। तो ये मैलन्यूट्रिशन फूड गैप के कारण होता है। इनटेक और रिक्वायरमेंट के बीच में जो गैप है, जितना वो खा रहे हैं और जितना उनको खाना चाहिए, ये जो बीच में गैप आ जाता है, एक रिक्तता आ जाती है, एक अंतर आ जाता है, उसके कारण ये प्रोटीन एनर्जी कुपोषण उत्पन्न होता है। देखा गया है कि एवरेज एनर्जी डेफिशिएंट जो बच्चों में है, भारतीय बच्चों में है, वो 300 किलो कैलोरी प्रतिदिन का होता है। और जो आगे चलकर जब धीरे धीरे यही चीज एक्यूमुलेट होने लगती हैं, एकत्र होने लगती हैं, और सबको मालूम है कि चाइल्डहुड एक तेजी से वृद्धि की अवस्था है, तो वृद्धि के साथ साथ जब उसके पैरेलल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि वृद्धि होगी तो ऑब्वियसली हमें प्रोटीन और ऊर्जा की भी अधिक आवश्यकता होगी। तो जब इन दोनों के बीच में गैप आने लगता है और ये गैप धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो ये फिर प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन और भी अधिक सीवियर कंडीशंस में, सीवियर फॉर्म्स में हमारे सामने आता है, जो क्वाशरकोर और मैरस्मस के रूप में होता है। अंडर 5 यानी 5 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं, ये लगभग 6.4% भारत में देखे गए हैं। इसके अलावा जो मॉडरेटली मैलनरिश्ड बच्चे हैं, वो लगभग 19.8% देखा गया है। जैसा कि नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे में देखा है कि जो उन्होंने कुल मिलाकर देखा कि 8.1 मिलियन बच्चे सीवियर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन SAM से पीड़ित भारत में हैं। अब इसके कारणों पे अगर हम चले जाएं कि ये किस प्रकार है, कहाँ से होता है, कहाँ से इसकी शुरुआत है, तो इटियोलॉजी में हम उन सभी फैक्टर्स की बात करते हैं। सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स में ये भारत के साथ सबसे बड़े दुर्भाग्य है कि आज भी जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जो गरीबी का कुचक्र जुड़ा हुआ है वो आज भी है उपस्थित। और जो न्यूट्रिशन के क्षेत्र में हम देखें तो PEM को ये हमारे सामने उपस्थित करता है। तो पॉवर्टी यानी गरीबी, ये लो फूड अवेलेबिलिटी को निर्धारित करती है कि जितनी गरीबी उतना ही प्रति व्यक्ति कम फूड कंजम्पशन। ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन, यानी हर जगह भीड़ आप देखते हैं, अनसैनिटरी लिविंग कंडीशंस हैं, इम्प्रॉपर चाइल्ड केयर है, और ये सब फ्रीक्वेंट कॉजेज हैं, यानी प्रायः पाए जाने वाले कारण हैं प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन के। जैसे मैंने अभी आपसे पहले भी कहा था कि ये पूरा एक कुचक्र है। शशि यादव ने हाथ उठाया है। यस मैम। शशि यादव, आपने हैंड रेज किया है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नो मैम। अच्छा, आपने अभी एक हैंड रेज किया था। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रीजन इग्नोरेंस है। जैसे मैंने अभी आपको शुरुआत में एग्जाम में इंट्रोडक्शन में बताया कि इग्नोरेंस है हमारे
अज्ञानता है, जानते ही नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इन्फेंट और चाइल्ड की रियरिंग प्रैक्टिसेस में उनके पालन पोषण की जो तकनीकी है उनके बारे में बहुत अधिक अज्ञानता है, साफ सफाई का नितांत अभाव है और मिसकंसेप्शंस हैं, ये सोशल फैक्टर्स में आ जाते हैं। कुछ भोजन के प्रति मिसकंसेप्शन है कि ये नहीं देना चाहिए या ये अधिक देना चाहिए। तो इस तरह की जो इनएडिक्वेट फीडिंग प्रैक्टिसेस हैं और बीमारी के दौरान भी जैसे हम लोगों ने देखा कि आप देखते होंगे बड़ा कॉमन सा एक है कि बच्चा बीमार हुआ तो खाना पीना बिल्कुल रोक देते हैं या कुछ एक पर्टिकुलर चावल का मान है वही अधिक देना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग रोक देते हैं। तो ये सब जो मिसकंसेप्शंस हैं बीमारी के दौरान बच्चों की पूरी प्रॉपर फीडिंग ना करवाना, ये भी आगे चलकर धीरे धीरे पीएम को और अधिक मजबूत बनाते हैं। इम्प्रॉपर फूड डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द फैमिली मेंबर्स, यहाँ पर ये भी एक मैंने फैक्टर दिया है, ये भी सोशल कॉजेज में आता है, सोशल फैक्टर्स में आता है। जेंडर इनइक्वलिटी आपने देखा होगा कि इक्वल बिल्कुल नहीं माना जाता, मेल फीमेल बच्चों में बीच में अंतर किया जाता है, जिससे कि आपने देखा होगा कि लड़कियों के लिए इस तरह के बहुत सारे आपने अवेयरनेस प्रोग्राम में भी देखा होगा, टेलीविजन में भी देखा होगा कि बताते हैं कि गर्ल चाइल्ड को कम पोषण दिया जा रहा है जबकि उसी के अपेक्षाकृत मेल चाइल्ड को अधिक पोषण, और उसमें ये एजुकेशन देते हैं कि इस तरह से भेदभाव नहीं करना चाहिए। बट ये अभी है, इंडियन सोसाइटी में ऐसा है और ये भी प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन का एक सोशल कारण है, एक सामाजिक कारण है, जो कि अभी हमारे यहाँ ये सामाजिक प्रथा भेदभाव की मेल और फीमेल चाइल्ड के बीच में बनी हुई है। ब्रेस्ट फीडिंग को आपने देखा होगा कि इसको ब्रेस्ट फीडिंग कराने की जो प्रथा है उसमें और ड्यूरेशन में भी कमी आ रही है धीरे धीरे, वो भी एक प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन का कारण है। या इनएडिक्वेट वीनिंग प्रैक्टिसेस जो हैं, यानी कि जब बच्चे को दूध के साथ साथ और अधिक पोषण प्रदान करने के लिए सप्लीमेंट्री फीडिंग दी जाती है, वहां भी डिक्लाइन हो रहा है या वहां भी अज्ञानता अगर आ रही है तो ये भी प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन का एक कारण हो सकता है। बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी हैं जहां महिलाएं काम करने जाती हैं, सारा दिन काम पर रहती हैं, शाम को या देर रात तक वापस आती हैं, और जो बच्चे हैं, जैसे हमको मालूम है कि ओवर क्राउडेड की मैंने बात करी, अधिक पॉपुलेशन की बात करी, एक फैमिली में कई बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों में जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं वो अपने से छोटे जो सिबलिंग्स हैं उनका ख्याल रखते हैं जब तक उनकी माएं बाहर काम पर जाती हैं। तो ये बच्चे भी मैटरनल केयर और अटेंशन से वंचित रह जाते हैं, और बड़े बच्चे भी बच्चे ही हैं, जो उनकी केयर कर रहे हैं वो कितना पोषण का ख्याल रख पाएंगे। तो ये भी कारण है, बड़ी फैमिली होना और जिसमें महिलाओं का बाहर काम पर जाना और प्रॉपर बच्चों की देखभाल ना हो पाना, ये सब कारण है जो क्वार्शरकर के केसेस हैं, इनमें हाई इंसिडेंस ऐसे कारणों में देखा गया है, स्पेशली उन फैमिलीज में जहां परिवार बहुत बड़े हैं, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स बहुत अधिक हैं, और छोटे से छोटे बच्चों की देखभाल उनसे बड़े बच्चों द्वारा की जा रही है। तो कल्चरल और सोशल प्रैक्टिसेस भी हैं, ऐसे भोजन संबंधी फूड टैबूज हैं, फैट्स हैं, ये बहुत पावरफुल सोशल फैक्टर्स हैं जो हमारे बच्चों के न्यूट्रिशनल स्टेटस को प्रभावित करते हैं। जैसे एक आपने सुना होगा कि जब चाइल्ड बर्थ के टाइम पर जो फर्स्ट फीड है वो दिया कोलेस्ट्रम की बात होती है, तो अब आजकल फूड साइंस के एडवांस हो जाने के बाद हमें मालूम है कि कोलेस्ट्रम का न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी अधिक है, स्पेशली बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसको कंप्लीट न्यूट्रिशन देने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट आज भी हमारे जो सोसाइटी है उसमें कोलेस्ट्रम का इंटेक वर्जित माना गया है और इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। उसकी जगह पर बच्चे को शहद और पानी या इस तरह की चीजें देना ज्यादा प्रेफर करते हैं बजाय कोलेस्ट्रम का सेवन करने देने के। तो ये सब पावरफुल सोशल फैक्टर्स हैं जो राइट फ्रॉम द बर्थ बच्चे के न्यूट्रिशनल स्टेटस को प्रभावित करते हैं, और जिसका जो बैड इम्पैक्ट है वो हम आगे चलकर जब वो बच्चा एडल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है वहां भी देखा जाता है। और लो इम्यूनिटी वाले
जो बच्चे हैं वो लो इम्यूनिटी के साथ साथ बार बार उसी कुचक्र में आकर बार बार इन्फेक्शन से ग्रसित होते हैं, बार बार उनमें मैलन्यूट्रिशन और अधिक बढ़ता है, और जिसके कारण उनकी जो वर्क कैपेसिटी है कम होती है, उनमें पोटेंशियल कम होता है। एज एन एडल्ट वो कम पोटेंशियल वाले एडल्ट बनते हैं, वर्क कैपेसिटी कम होती है, फिर वही उसी कुचक्र में फंसते हैं। वर्क कैपेसिटी कम है तो लो पर कैपिटा इनकम, और लो पर कैपिटा इनकम के बाद फिर वही पॉवर्टी, और फिर से यही कुचक्र प्रारंभ हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स एक दूसरे के साथ बहुत इंट्रिकेटली वोवन हैं, जुड़े हुए हैं, एक के होने से दूसरा भी पॉसिबल हो जाता है। ये भी देखा गया है कि रूरल सेटिंग से अर्बन स्लम्स में माइग्रेशन अब रोजगार की संभावनाओं को देखकर और खेती की तरफ कम इंटरेस्ट देखकर या खेती में लॉसेस को देखकर बहुत अधिक अब माइग्रेशन हो रहा है ट्रेडिशनल रूरल सेटिंग से अर्बन स्लम्स की ओर। तो ये वाली जो चीजें हैं, जब नए अर्बन सेटिंग्स में जाते हैं, स्लम्स में आपने स्थितियां देखी होंगी, कितना अधिक सैनिटरी कंडीशंस वहाँ कॉम्प्रोमाइज्ड होती हैं, और बहुत ही ड्वेलिंग्स जो हैं वहाँ की वो बहुत ओवर क्राउडेड होती हैं। तो ये फिर अगेन इन्फेक्शंस को प्रेसिपिटेट करती हैं, और जिसके कारण प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन और अधिक बढ़ता है। प्रिवलेंस में हम इसकी जाएं तो सीवियरली मैलनरिश्ड अंडर 5 चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वो 6.4% लगभग हैं, और उसके अलावा जो 19.8 है वो मॉडरेटली मैलनरिश्ड हैं, और जैसे मैंने अभी बताया कि 8.1 मिलियन बच्चे लगभग इस समय सीवियरली एक्यूट मैलन्यूट्रिशन से प्रभावित हैं। तो इसी के इटियोलॉजी में हम देखते हैं कि न्यूट्रिशनल जो अदर फैक्टर्स हैं उसमें अगर हम आ जाएं तो सॉरी फॉर इंटरप्शन। नेक्स्ट स्लाइड पर हम आ जाते हैं। इसमें इसके बाद न्यूट्रिशनल एनीमिया, आपको ये दिखाई दे रहा है ये स्क्रीन? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, दिस इज अनदर कंडीशन न्यूट्रिशनल एनीमिया। इसमें हम आ जाते हैं इसके बाद पीईएम के बाद। मैं अभी इसके कारणों के बाद मैं बहुत अधिक क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स को इसलिए नहीं डिस्क्राइब कर रही हूँ क्योंकि आपके जो अभी ये रिसर्च वाली प्रॉब्लम्स हैं उनमें बेसिकली आपका कारणों पर आपका ज्यादा एम्फेसाइज रहता है। अगर आप बायोकेमिकल स्टडीज के ऊपर जाएंगे तब आपको इसके अन्य केमिकल फैक्टर्स या क्लिनिकल साइड में जाने की आवश्यकता होगी। तो हम लोग इसके अभी कारण और सारे फैक्टर्स को लेंगे, एटियोलॉजी को लेंगे, और व्हाट इज द प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट, इनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशनल एनीमिया के पर अब हम आ जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी बड़ी मेजर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है इंडिया की, और ये हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन के को देखते हुए ये देखा गया है कि जितने भी ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो उसको सर्कुलेटिंग हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको बनाने के लिए जरूरी होते हैं, उनकी कहीं ना कहीं कमी हमारे भोजन में पाई जाती है। बहुत सारे ऐसे हैं जो इसके इरेथ्रोपोइसिस में हेल्प करते हैं प्रोसेस में, यानी इनके प्रोडक्शन में ब्लड कैप्सूल्स के। तो प्रोटीन है, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, प्रोलीन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन, इसके अमाइनो एसिड्स हैं। माइक्रो मिनरल में आयरन, कॉपर है, विटामिन ई है, राइबोफ्लेविन, विटामिन सी, विटामिन B6, फोलेट, विटामिन B12 है। ये सब हैं, कहीं डायरेक्टली रिलेटेड हैं ये, और कहीं ये उस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो ये जितने माइक्रो मिनरल्स हैं या मेन हीमोग्लोबिन के लिए आपको पता है आयरन का है या प्रोटीन है, न्यूट्रिशनल एनीमिया इनकी कमी के कारण उत्पन्न होता है, और इनकी कमी के कारण नॉर्मल हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाता है बॉडी में। अब जहां हम न्यूट्रिशनल एनीमिया की बात कर रहे हैं तो ये कई सारे फॉर्म्स में हमारे सामने आता है। विटामिन B12 की कमी से भी हो सकता है, प्रोटीन की कमी से भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो
पाए जाने वाली इसकी अवस्था है, जिससे बहुत ज्यादा हमारे बच्चे, स्पेशली जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, उनमें ये पाया जाता है, और इवन महिलाओं में पाया जाता है। वो इम्बैलेंस देखा जाता है आयरन डेफिशिएंसी के कारण। तो एनीमिया की क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो आयरन, जो एनीमिया में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, वो मोस्ट कॉमन फॉर्म है जो इंडिया में प्रिवलेंट है। नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो का, इसका मैंने यहाँ पर एक 2017 का एक आंकड़ा दिया है कि जो भारतीय महिलाएं, उनमें से लगभग 50% अप्रोक्सीमेट बताया गया है, 50% एनीमिक पाई गई हैं। और जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, वो मोस्ट कॉमन फैक्टर है या मोस्ट कॉमन पाया जाने वाला एनीमिया है, रक्त अल्पता जिसको हम हिंदी में कहते हैं। और हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए जब भोजन में आयरन की कमी होती है, तो इसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहा जाता है। और ये किस हाइपोक्रोमिक और माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहा जाता है, मींस जो कलर है वो कम हो जाता है, पेल होते हैं इसके रेड ब्लड कॉर्पसूल्स, और माइक्रोसाइटिक है, स्मॉल, जो सामान्य आकार है उनसे छोटा इनका साइज होता है। जैसा अभी मैंने बताया कि मोस्ट कॉमन एनीमिया है, पूरे वर्ल्ड में फीमेल्स को ये प्रभावित करता है, स्पेशली जो अपने रिप्रोडक्टिव ईयर्स में हैं। उसके अलावा छोटे बच्चों को, इन्फेंट्स को, रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो, सभी में ये प्रभावित करने वाला सबसे कॉमन पाया जाने वाला एनीमिया है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और भारत में तो ये एनीमिया बहुत ही ज्यादा कॉमन है, और जितने भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के या जितने भी पेशेंट्स हैं एनीमिया के, उनमें से 1/3 लगभग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से ही पीड़ित पाए जाते हैं। और इसके जो कारण हैं वो क्या हो सकते हैं? सबसे मुख्य कारण जो हम बात ही कर रहे हैं यहाँ मैलन्यूट्रिशन की, कि आयरन की जितना नॉर्मल इंटेक है उससे सामान्य से कम, जितनी प्रस्तावित है आयु वर्ग के अनुसार, उनसे कम लेना सबसे कॉमन कारण है। इसके अलावा यूटिलाइजेशन की कमी, अगर आपने लिया भी है तब भी यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, यानी बाउंड फॉर्म में है, या ब्लड लॉसेस हैं किन्हीं कारणों से। ब्लड लॉसेस में एक बहुत बड़ा मेन एक कारण आता है कि जो अभी मैंने अनहाइजीनिक कंडीशंस की बात करी थी, कि लिविंग अनहाइजीनिक कंडीशंस में होती है, तो उसमें ये जो आपने अभी सुना होगा, आंगनवाड़ी में विभिन्न प्रकार की जो टैबलेट्स प्रोफाइलेक्सिस के दौरान दी जाती हैं सप्लीमेंटेशन की, तो आयरन और फोलिक एसिड टैबलेट्स भी बड़ी कॉमन दी जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपने एक टैबलेट का नाम सुना होगा कि कृमियों के लिए, यानी कि कीड़ों के लिए भी दी जाती है, जो पेट के कीड़े जिसको कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं। तो उसका रीजन ही ये है कि ये जो कीड़े हैं पेट में, जो परजीवी के रूप में होते हैं, ये बहुत कुछ हमारे इंटेस्टाइन में रहकर और आयरन का लॉस करते हैं। तो इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ ब्लड लॉसेस, खाली हम उन ब्लड लॉसेस की बात नहीं कर रहे हैं जो एक्सीडेंटल केसेस में होते हैं। यहाँ ऐसा है कि व्यक्ति पर जो परजीवी कृमि होते हैं वो भी रहकर, स्पेशली बच्चों के आंतों में ये बहुत अधिक पाए जाते हैं, और वो भी आयरन का लॉस करते हैं। तो इसके कारण भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पाया जाता है। इंक्रीज डिमांड होती है, अलग अलग आयु वर्गों में डिमांड बढ़ती है आयरन की, जिसके कारण पूर्ण कमी रह जाने पर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन, जब आयरन का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन संभव नहीं हो पाता, ऐसी अवस्था में भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। और एक डिक्रीज आयरन स्टोर्स, ये स्पेशली ये जो पॉइंट है आपका कि आयरन के स्टोर्स कम हो जाते हैं, ऊपर के जितने पॉइंट्स बताए गए हैं वो ऑब्वियसली शरीर में आयरन के स्टोर्स को कम करेंगे। और ये पॉइंट स्पेशली रिलेटेड है प्रेग्नेंट लेडीज के साथ, कि जो इन सभी बिंदुओं से प्रभावित हैं, और वो ऐसी स्थिति में रहकर, सप्लीमेंटेशन भी नहीं है, डाइटरी डेफिशिएंसी भी है, और ऐसी स्थिति में रहकर जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, गर्भवती होती हैं, तो वो अपने शिशु को भी, गर्भस्थ शिशु को भी रिजर्व के फॉर्म में, यानी स्टोरेज के फॉर्म में कम आयरन सप्लाई करती हैं। तो जो नवजात शिशु उत्पन्न होते हैं वो बहुत कम आयरन स्टोर्स के साथ उत्पन्न होते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में, क्योंकि 6 मंथ्स तक या 4 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती है और हम सभी को मालूम है कि ब्रेस्ट मिल्क भी आयरन का अच्छा सोर्स नहीं है। ऐसी स्थिति में ऑलरेडी नवजात शिशु कम स्टोर्स के साथ उत्पन्न हुआ है, आयरन स्टोर्स के साथ, और मिल्क भी पूरी तरह से उसको आयरन नहीं सप्लाई कर रहा है। तो ऐसी अवस्था में ये और गंभीर परिस्थिति बन जाती है और बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी के साइंस उत्पन्न हो जाते हैं। साथ साथ ग्रोइंग फेज है तो और अधिक आयरन की आवश्यकता है। तो ये सब मिलकर एक कॉम्प्लेक्स स्थिति बनती है और आयरन की डेफिशिएंसी क्लियर कट हो जाती है। क्लिनिकल सिम्टम जैसे मैंने अभी कहा कि क्या स्थिति बनती है, और खासतौर से बच्चों में कॉग्निटिव डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है, इम्यूनो कॉम्पिटेंस में प्रॉब्लम है, यानी जल्दी जल्दी बीमार पड़ना, इन्फेक्शंस लगना, ये इसके क्लिनिकल सिम्टम्स हैं। डिमिनिश्ड वर्क परफॉर्मेंस, चाहे वो बच्चे हैं या बड़े हैं। जब मैंने गर्भवती महिलाओं की बात करी या 50% महिलाएं इससे प्रभावित हैं वो बात करी, तो वर्क परफॉर्मेंस में कमी आना, जल्दी थकान लगना, ये भी इसके क्लिनिकल सिम्टम्स में आता है। बिहेवियरल इम्प्लीकेशंस, चिड़चिड़ापन रहना, काम में मन न लगना, ये बिहेवियरल इम्प्लीकेशंस हैं इसके। थकान महसूस होना और एपैथी सी चेहरे पर दिखाई देती है, ये इसके क्लिनिकल सिम्टम्स हैं। और स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ स्किन एंड एपिथेलियल टिश्यूज, बालों का झड़ना, स्किन का ड्राई होना, और आपने देखा होगा नेल्स कॉलिनीशिया के नाम से जाना जाता है, नेल स्पून शेप्ड हो जाते हैं। तो ये एक सीवियर आयरन डेफिशिएंसी का, एनीमिया का एक लक्षण है, स्पून शेप्ड नेल्स। क्या करा जाए इसके लिए, इंटरवेंशंस में क्या क्या हो सकता है? डाइटरी इम्प्रूवमेंट, सबसे पहला तो इंटरवेंशन सब अपने डाइट से ही हम कर सकते हैं। तो सप्लीमेंटेशन के तौर पर जितने भी अंडर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, यंग चिल्ड्रन, एडोलेसेंट गर्ल्स, इन सबको आयरन और फोलिक एसिड टैबलेट्स का सप्लीमेंटेशन देना। जितनी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन और 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड 100 डेज तक देना फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के बाद। लो बर्थ वेट इन्फेंट्स हैं, उनको आयरन सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत होती है। अगर वो इस तरह की कुपोषित माताओं से जन्म लिए हुए हैं तो उनको 2 मंथ्स की एज से सप्लीमेंटेशन दिए जा सकते हैं और दिए जाते हैं। 30% एडोलेसेंट बॉयज और 56% एडोलेसेंट गर्ल्स भी भारत में एनीमिक हैं। तो सभी आंगनवाड़ी सेंटर्स पे, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में इनमें आयरन और फोलिक एसिड टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करी जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो हमें इस अपने आसपास के एरियाज में देखना चाहिए कि किन लोगों में अभी भी इस संबंध में जागरूकता नहीं है। तो हमें उन्हें एनकरेज करना चाहिए कि आसपास के आंगनवाड़ी सेंटर्स या गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में जाकर वो इन सप्लीमेंटेशंस को लें, जिससे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के आगे केसेस और अधिक सीवियर ना हो पाए। फोर्टिफिकेशन के तौर पर भी गवर्नमेंट इसमें सक्रिय है। आयरन का फोर्टिफिकेशन के सॉल्ट में किया जाता है। फोर्टिफाइड राइस है, फोर्टिफाइड ब्रेड, इसके पहले हमने फूड साइंस में बात करी थी बायो फोर्टिफिकेशन की। तो हाई यील्डिंग आयरन रिच राइस ये डेवलप किया गया है। और नॉर्मली सीरियल्स आयरन रिच नहीं होते हैं, बट बायो फोर्टिफिकेशन के द्वारा अब ये पॉसिबिलिटी बन गई है। तो और इस प्रकार की जलवायु को देखते हुए भी इनका डेवलपमेंट किया गया है। तो लो टेम्परेचर को भी ये असेस कर सकते हैं और इस तरह की वैरायटी बनी है कि टॉलरेट कर सकते हैं, लो टेम्परेचर्स को सरवाइव कर सकती है ये क्रॉप, और ये आयरन और जिंक में रिच है। तो बायो फोर्टिफिकेशन इस दिशा में बहुत बड़ा बून साबित हुआ है। और जहाँ तक एक्सेप्टेबिलिटी की इस रेंज का ये जो नई क्रॉप है इसकी संभावना है, तो इसमें अच्छा फ्लेवर, टेक्सचर और कुकिंग क्वालिटीज हैं। तो अब इसकी एक्सेप्टेबिलिटी में पर भी बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स नहीं है। जो लास्ट यहाँ पर दिया गया न्यूट्रिशन एजुकेशन, मैं समझती हूँ कि बीइंग न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स आपकी और न्यूट्रिशन के फील्ड में जितने भी लोग हैं, चाहे वो एकेडमिक्स में हैं या उन्होंने न्यूट्रिशन कभी पढ़ा है
या उन्होंने जानकारी इसकी ली है, तो वो सभी स्टूडेंट, सभी जितने भी एकेडमिक्स में हैं, वो सब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जागरूक करें अपने आसपास के लोगों को, न्यूट्रिशन एजुकेशन दें, और जो सामान्य कारण हो सकते हैं अनीमिया होने के, न्यूट्रिशन से संबंधित, उनके बारे में लोगों को बताएं, अवेयर करें, और क्या फूड सोर्सेस हो सकते हैं जिनको लेने से ये अनीमिया दूर हो सकता है, उसके बारे में भी हम बात करें। हम किचन गार्डनिंग की बात भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये गवर्नमेंट का तो रोल है ही, इसमें होना ही चाहिए, बट हम कम्युनिटी के एक मेंबर होने के कारण हम लोगों को भी इस संबंध में काम करना चाहिए। तो यहाँ पर यही बात करी गई है, न्यूट्रिशन एजुकेशन रिलेटेड टू आयरन एंड एनीमिया शुड बी गिवन टू द कम्युनिटी, स्पेशली उस कम्युनिटी को जो न्यूट्रिशन संबंधी नियमों से अनभिज्ञ है। न्यूट्रिशन एजुकेशन में क्या क्या होना चाहिए? प्रमोशन एंड, जो अभी हम लोगों ने बात करी, प्रमोशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड मीट प्रोडक्ट्स। मीट प्रोडक्ट्स लो इनकम ग्रुप में नहीं बात कर सकते हैं, लेकिन जैसा इसके पहले हमने डिस्कस किया है कि नहीं पूरी जानकारी होने के कारण भी कभी कभी न्यूट्रिशन इनकम्प्लीट रह जाता है। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वहां पर मीट प्रोडक्ट की बात है, अदरवाइज पल्सेस और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को हम प्रमोट कर सकते हैं कि इनका कंजम्पशन प्रमोट किया जाए। मदर्स में स्पेशली अवेयरनेस बढ़ाई जाए, जागरूकता बढ़ाई जाए पोषण के प्रति, आयरन संबंधी पोषण के प्रति। जब हम अपने शिशुओं को ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ वीनिंग करना स्टार्ट करते हैं, सप्लीमेंट्री फूड शुरू करते हैं, तो हम देखें कि हम उनको आयरन रिच फूड किस प्रकार ऐड कर सकते हैं उनके खाने में। स्टार्टिंग हम बॉइल्ड वेजिटेबल्स के साथ करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के साथ, तो बेहतर रहेगा। और उसके अलावा भी जो आयरन फोर्टिफाइड फूड है उनको भी धीरे धीरे ऐड किया जा सकता है। हम ये भी ध्यान रखें कि हमने उनको सप्लीमेंटेशन दिया है या नहीं दिया है, और सप्लीमेंट्री फूड में हम आयरन रिच फूड को ऐड करें। विटामिन सी का यहाँ रोल क्लियर होता है, क्योंकि हम सभी को मालूम है आयरन के प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी लाभदायक है। तो आयरन की कमी है, आयरन का सप्लीमेंटेशन हो रहा है, तो साथ में अगर भोजन विटामिन सी से भी रिच होगा तो उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा आयरन का, और अनीमिया दूर होगा। तो इसको भी हम प्रमोट करें। होम गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग, इसको भी हम प्रमोट करें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स करें, उसका रोटेशन करते रहें, और आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट आयरन रिच फूड कंज्यूम करें। ये देखें कि चाय, कॉफी और जो इमली का भी देखा गया है, टैमरिंड का, कि ये आयरन एब्जॉर्प्शन को हिंडर करते हैं। तो इस तरह के बेवरेजेस का कंजम्पशन हम डिस्करेज करें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो लोग ऑलरेडी सफर कर रहे हैं इस डेफिशिएंसी से, उनके लिए इनका कंजम्पशन डिस्करेज करना चाहिए कि जितना कम लें उतना अच्छा है। अदरवाइज ये आयरन के साथ वैसे भी बॉडी में ऑलरेडी कमी है, और अगर ये उसको लेना नहीं छोड़ते हैं तो ये अधिक सीवियर फॉर्म उपस्थित हो सकती है। तो उनके लिए ये ऐसा कंजम्पशन डिस्करेज करना चाहिए। पैरासिटिक वर्म्स के बारे में अभी हमने इसके पहले बात करी थी कि जहाँ ऐसी ड्वेलिंग्स हैं, स्लम एरियाज हैं, वहाँ पर हमको ये न्यूट्रिशन एजुकेशन के अंतर्गत ये भी बताना चाहिए कि फुटवेयर का इस्तेमाल करें, नंगे पैर ना घूमें, नहीं तो सॉइल के थ्रू भी, पैरों के मार्ग से भी कृमियों का प्रवेश हो सकता है। और डीवर्मिंग के जो टैबलेट्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं गवर्नमेंट सेंटर्स पे, आंगनवाड़ी सेंटर्स पर, उनको हम लेते रहें, छोटे बच्चों को देते रहें। और ये चीज़ जो आज के टाइम में भी, कोरोना के समय में भी बार बार बोली जा रही है हाइजीन से रिलेटेड, कि खाने से पहले हाथों को भली भांति धोएं, ताकि हाथ के द्वारा भी जो वर्म्स के जो एग्स हैं, जो मिलियंस की संख्या में होते हैं, वो गंदे हाथों से खाना इत्यादि मुंह के मार्ग से पेट में जाने के कारण इन्फेक्शन पहुंच सकता है, और इन्फेस्टेशन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो उस इन्फेस्टेशन को रोकने के लिए हमें न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। अब हम आ जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट डिसऑर्डर पर, नेक्स्ट न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम पर, जो कि एक प्रकार से एंडेमिक है इंडिया में। एंडेमिक होते हैं, जैसे आपने अभी यहाँ एपिडेमिक या पेंडेमिक का नाम सुना होगा, ये एंडेमिक है। एंडेमिक
मीन्स की संख्या तो अधिक होती है, लेकिन एंडेमिक है मीन्स कुछ ही एरियाज में ये ज्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती है, वहीं पर व्याप्त होती है जिसको कहना चाहिए। एपिडेमिक में जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो बहुत तेजी से, मतलब बहुत बड़े भूभाग पर फैलता है। ये रोग का पाया जाना या किसी डेफिशिएंसी का पाया जाना है पर कुछ क्वार्टर्स में, यानी कुछ ही ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर कि ये पाया जाता है। तो लेकिन होता है जिन एरियाज में, वहां ये बार बार रिपीटेडली होता है, और उसका रीजन ये है कि वहां की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पानी है, सॉइल है, ये सब उस पर्टिकुलर मिनरल उसमें न्यूट्रिएंट में कम है। तो वो जब वो माइक्रो न्यूट्रिएंट, यहाँ पर आयोडीन की डेफिशिएंसी की हम बात करेंगे कि आयोडीन की डेफिशिएंसी एक एंडेमिक डिसऑर्डर है जो इंडिया में बहुत अधिक कुछ एरियाज में बहुत अधिक पाया जाता है, और ये एक एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि ह्यूमन ब्रेन और बॉडी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अधिक आवश्यक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब ये है कि बहुत सूक्ष्म मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है पर डे। इनकी जो आरडीए है वो बहुत म्यूग्राम में है, मिलीग्राम इतना कम, लेकिन टोटल बॉडी में ही 15 से 23 मिलीग्राम ऑफ आयोडीन है। लेकिन उतनी सूक्ष्म मात्रा भी ब्रेन के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और ह्यूमन बॉडी के प्रॉपर ब्रेन और बॉडी डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक होती है। और यहाँ ये बात बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर ये एक ऐसा डिसऑर्डर है, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, कि अगर प्रेग्नेंट लेडी डेफिशिएंट है तो बच्चे के जो फीटस है ऑब्वियसली उसमें भी ट्रांसफर उतना ही कम होगा, और जो बच्चे पैदा होते हैं वो मानसिक रूप से अपंग पैदा होते हैं। और ये ऐसा न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है कि एक बार अगर डेफिशिएंट बच्चा उत्पन्न हुआ डेफिशिएंट मदर से, और उसमें इस तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ, ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ, तो फिर ये टोटली इरिवर्सिबल कंडीशन है, यानी इसको वापस नहीं किया जा सकता। आप बाद में आयोडीन का सप्लीमेंटेशन करके भी उसको वापस ठीक नॉर्मल नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि आयोडीन डेफिशिएंसी स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज में ना हो। ये एक ट्रेस मिनरल है जो बहुत माइन्यूट अमाउंट में पाया जाता है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, और टोटल बॉडी में 15 to 23 मिलीग्राम आयोडीन पाई जाती है। और मेनली जो है इसका अधिकांश भाग, लगभग 75% टोटल आयोडीन जितनी बॉडी में पाई जा रही है उसका 75% थायराइड ग्लैंड में होता है। गले में आपको मालूम है यहाँ थायराइड ग्लैंड उपस्थित होती है, और बाकी सब सलाइवरी ग्लैंड्स में, मेमोरी ग्लैंड्स में, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में या किडनीज में उपस्थित होता है। इसकी बात करें, इसके हार्मोन्स की बात करें जो थायराइड ग्लैंड से निकल कर आते हैं, और ये कितने इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे शरीर ब्रेन के विकास के लिए। तो आपने T3 T4 का नाम सुना होगा, ट्राई आयोडोथायरोनिन और थायरॉक्सिन का। तो ये बहुत मेजर रोल ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करने में, कंट्रोल करने में अपना प्ले करते हैं, और ये मेटाबॉलिक रेट को 30% तक स्टिमुलेट कर सकते हैं। इंक्रीज रेट ऑफ ऑक्सीजन इसमें यूज होती है, और जिससे कि हीट जनरेट होती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये दोनों हार्मोन हमारी बॉडी के लिए, थायराइड के T3 और T4 हार्मोन। ब्रेन का डेवलपमेंट डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है इन दोनों हार्मोन से। इंट्रायूट्राइन लाइफ, जो फीटस है उसकी जो इंट्रायूट्राइन लाइफ है, वहां 4th मंथ से ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, और पोस्ट नेटल लाइफ के 3rd ईयर तक। और हाइपोथायराइडिज्म की जो स्थिति है जिसमें कि थायराइड हार्मोन की कमी होती है, ये ब्रेन के डिफेक्टिव और डिसऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट को का कारण बनते हैं, जिससे कि ब्रेन के फंक्शन में सीरियस इम्पेयरमेंट या सीरियस प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये इंट्रायूट्राइन लाइफ से ही, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ये इफेक्ट करता है, और पोस्ट नेटल लाइफ जन्म लेने के बाद भी 3rd ईयर तक ये अगर डेफिशिएंसी है तो ये इम्पैक्ट करता है, और ये
परमानेंट लॉसेस करता है, यानी इसके जो परिणाम होते हैं वो परमानेंट होते हैं और उसको वापस अदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की तरह दोबारा करेक्ट नहीं किया जा सकता। हाइपोथायराइडिज्म में इनसफिशिएंट थायराइड हार्मोन्स के कारण ये स्थिति, इसीलिए हाइपो शब्द इसमें जुड़ा हुआ है। यहाँ हम हाइपर की बात नहीं कर रहे हैं, हाइपोथायराइडिज्म की बात कर रहे हैं। और ब्रेन फंक्शन इसमें डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, डिफेक्टिव हो जाता है। आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स जो हैं ये एक वैरायटी ऑफ डिसऑर्डर्स है, इसका भी एक बड़ा स्पेक्ट्रम है। इसके जो परिणाम है वो कई प्रकार से हमारे सामने आते हैं, इसलिए एक पूरा स्पेक्ट्रम ये प्रेजेंट करता है। स्टिल बर्थ यानी मृत शिशुओं का जन्म लेना, कंजेनाइटल एनोमैलीज, बर्थ से ही जो प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं होती हैं, उनका उपस्थित होना, इंक्रीज पेरीनेटल मोर्टेलिटी बढ़ जाती है इसमें, न्यूरोलॉजिकल क्रिटिनिज्म, मिक्सिडिमेटस क्रिटिनिज्म, मिक्सिडिमा हो जाता है, साइकोमोटर डिफेक्ट्स होते हैं बच्चों में, मेंटल फंक्शंस इम्पेयर हो जाते हैं। और ऐसी कम्युनिटीज जो आयोडीन डेफिशिएंसी एरियाज में निवास करती हैं, वहां पर हाइपोथायराइडिज्म की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत अधिक होती हैं। आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स के लिए मैंने अभी जो आपको बताया था वही सारे डिसऑर्डर्स यहाँ इस स्लाइड में भी मैंने आपको बताए हैं। और इसके प्रिवेंशन के लिए ये सब देखिए, जो नेशनल आईडीडी कंट्रोल प्रोग्राम है, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, ये सब आपके रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आप इन पर वर्क कर सकते हैं, इफेक्ट देख सकते हैं, क्या इन प्रोग्राम्स का रिजल्ट रहा है, कितना इनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन कितना इफेक्टिव हुआ है, ये सब चीजें आप अपने सर्वे वर्क में, अपने रिसर्च वर्क में देख सकते हैं। बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर ये प्रोग्राम काम कर रहा है। फोर्टिफिकेशन में सबसे बड़ा तो आपने देखा ही है कि सॉल्ट का, आयोडाइज सॉल्ट। इसके अलावा जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें आयोडीन का फोर्टिफिकेशन किया जाता है। राइस में हुआ है बायो फोर्टिफिकेशन। तो फोर्टिफिकेशन एक इस आईडीडी कंट्रोल प्रोग्राम का एक मेन पार्ट है। मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस, नियंत्रित करना और पूर्ण रूप से देखभाल करना, कि पता लगाना सर्विलेंस के अंतर्गत, ये सब अभी हम न्यूट्रिशन सर्विलेंस की बात आगे भी करेंगे, कि आइडेंटिफाई करना केसेस को, ज्ञात करना कि उनमें सीवियरिटी कितनी है, स्टेजेस का पता करना, फिर उसके बाद जाकर सर्वे के द्वारा डेटा कलेक्ट करना, ये सब सर्विलेंस में आता है। और उस डेटा को आगे रिसर्च में या गवर्नमेंट के पास प्रोवाइड करना, जिससे कि संबंधित पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज का निर्धारण हो पाए, ये सब सर्विलेंस के अंतर्गत आता है। तो नेशनल आईडीडी कंट्रोल प्रोग्राम ये काम भी करता है। मैन पावर ट्रेनिंग, पूरी टीम्स होती हैं इसके अंतर्गत, एनआईडीडी कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत, जिसमें कि किस प्रकार फोर्टिफाइड सॉल्ट का वितरण करना है। मैन पावर ट्रेनिंग इस मामले में भी होती है कि जिन एरियाज में ये एंडेमिक है, उन एरियाज में जाकर सॉल्ट का भी परीक्षण करना कि वहाँ प्रॉपर आयोडाइज सॉल्ट वितरित हो रहा है या नहीं हो रहा है, कंजम्पशन किया जा रहा है कि नहीं। अगर कम पाई जाती है मात्रा, तो संबंधित कौन से वहाँ नियम लागू होते हैं और किसके अगेंस्ट क्या कार्रवाई करनी है, ये सब ट्रेनिंग के अंतर्गत दिया जाता है। प्रशिक्षण, मास कम्युनिकेशन, आम जनता को संचार माध्यमों से आयोडीन की कमी के गंभीर परिणामों को बताना, किस प्रकार अपने नमक की चेकिंग करें, इसके लिए किट की अवेलेबिलिटी कहाँ होगी, उसके बारे में जानकारी देना, और आयोडीन फोर्टिफाइड कौन कौन से प्रोडक्ट आपके एरियाज में उपलब्ध हैं, इस बारे में जानकारी देना, ये सब मास कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं, जो एनआईडीडी कंट्रोल प्रोग्राम इस दिशा में काम करता है। और 21 अक्टूबर को ग्लोबल आईडीडी प्रिवेंशन डे मनाया जाता है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं, जिससे कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इस तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से पीड़ित होकर
आगे चलकर सफर ना कर सके। इसके बाद अगली समस्या जो हमारे सामने है भारत में न्यूट्रिशन प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो है विटामिन ए डेफिशिएंसी। ये रिवर्सिबल है, लेकिन रिवर्सिबल होने के बावजूद भी और इसके क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स जो WHO ने भी बताए, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस से स्टार्ट होता है इसका सबसे पहला जो परिणाम है कमी का, और वो हम आसानी से बच्चों में देख भी सकते हैं कि जैसे ही अंधेरा होने लगता है वो बच्चे देखना कम करते हैं। आप देख सकते हैं ऐसे बच्चे दोपहर के समय बाहर खेल रहे हैं और वो बच्चा जो थोड़ा शाम के समय खेलना बंद कर दे, किनारे बैठ जाए या घर के अंदर आ जाए, तो इस तरह के साइंस इतने सिंपल साइंस होते हैं कि कभी कभी हम उनको देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, ध्यान नहीं देते। बट ये शुरुआत है नाइट ब्लाइंडनेस की, कम रोशनी में कम दिखना, और ऐसे बच्चे अपने ग्रुप से अलग होने लगते हैं धीरे धीरे। बिटॉट स्पॉट्स भी बड़ा कॉमन एक इसका सिम्टम है जिस पर कि ध्यान नहीं जाता, स्पेशली जो रूरल एरियाज हैं या स्लम एरियाज हैं, वहाँ आंखों की गंदगी के रूप में इन स्पॉट्स को समझ लिया जाता है, क्योंकि उसमें आंख में कीचड़ नहीं आता, आंखें ब्राइट भी दिख सकती हैं, लेकिन तिकोने सफेद चमकते हुए जो स्पॉट्स हैं उनको लोग ध्यान नहीं दे पाते कि ये किस प्रकार की क्लाउडीनेस आंखों में आ रही है, और उसको देख कर भी अनदेखा कर देते हैं। ये दोनों ऐसी स्टेजेस हैं जहां पर कि हम अगर इसको समझकर और सप्लीमेंटेशन देना शुरू कर दें तो विटामिन ए डेफिशिएंसी को हम पहली ही स्टेज पर चेक कर सकते हैं। लेकिन न्यूट्रिशन एजुकेशन की जानकारी का नितांत अभाव होने के कारण हम आज भी इस मामले में विटामिन ए डेफिशिएंसी के हमारे देश में बहुत अधिक केसेस हैं, और ये टोटल प्रिवेंटेबल है, यानी बचाई जा सकती है। न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस को ये सुधारा भी जा सकता है अगर शुरुआत की स्टेज में अगर हम इसका पता कर लें। तो यहाँ पर यही स्लाइड में मैंने बताया है कि ये वर्ल्ड का लीडिंग कॉज है प्रिवेंटेबल न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस का, किसमें, यंग बच्चों में। और इसके साथ साथ क्योंकि इन्फेक्शन से बचाने में भी विटामिन ए हेल्प करता है, तो डेथ रेट जो इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन की होती है पुअर कम्युनिटी में, उसमें भी विटामिन ए एक प्रमुख कारण माना गया है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी हायर डेथ रेट्स का भी कारण है ड्यू टू इन्फेक्शंस। और जितना भी विटामिन ए है वो अगर हम प्लांट सोर्सेज की बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, येलो वेजिटेबल्स, जितने भी रेड और ऑरेंज कलर के फ्रूट्स हैं उनमें पाया जाता है, और बहुत इजीली अवेलेबल हैं। सीजनल अवेलेबिलिटी जब होती है इनकी तो वो बहुत लो कॉस्ट मिलते हैं। पम्पकिन तो आप देखिए कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक इंडिया में मौजूद है और खाया भी खूब जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों के में इसके प्रति एक अरुचि देखी गई है। और हमारे अंदर भी जो समझदार लोग हैं, जो न्यूट्रिशन के प्रति अवेयरनेस हैं, उनमें भी ऐसा देखा गया है कि वो जानते हुए भी कि ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, हम अपनी रेसिपीज को मॉडिफाई नहीं करते। अगर हम उन्हीं को मॉडिफाई करके इनकॉर्पोरेट करें इस तरह की ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या रेड और येलो फ्रूट्स को अपनी डिशेज में, वेरियस प्रकार की रेसिपीज में, तो भी हम इसका बहुत कुछ विटामिन ए डेफिशिएंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन इसकी कमी और रुचि का जो अभाव है वो भी कहीं कहीं हमने देखा है कि बच्चों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी बहुत अधिक पाई जाती है। इस विटामिन से रिलेटेड यहाँ ये भी है कि ये क्योंकि फैट सॉल्युबल विटामिन है तो इट इज स्टोर्ड इन लिवर। क्या विटामिन ए के प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं? जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं और आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वो विटामिन ए का हाई डोज का सप्लीमेंटेशन करते हैं। इम्यूनाइजेशन भी होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि इन्फेक्शंस पर रोक लगाई जा सके और फर्दर विटामिन ए के जो लॉस हैं उनको रोका जा सके। एनकरेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग विच शुड बी कंटिन्यू ड्यूरिंग इलनेस इंक्लूडिंग डायरिया, ये बहुत मेजर कॉज है। डायरिया होते ही बच्चों को, जो कि इन्फेंट्स में बहुत कॉमन होता है, इमीडिएटली सबसे पहला जो काम किया जाता है ब्रेस्ट फीडिंग रोक देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग को एनकरेज करना चाहिए डायरिया होने के बावजूद भी। तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में हमें
बताना चाहिए, और गवर्नमेंट इस दिशा में काम भी कर रही है, और बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन मीडियम है जिसके थ्रू ये सारे जो यहाँ प्रिवेंटिव मेजर्स बताए गए हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट भी किए जाते हैं, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस बढ़े। प्रमोशन ऑफ लोकल प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड कंजम्पशन ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड येलो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड कंजम्पशन ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स रिच इन विटामिन ए। तो जो रेटिनॉल के स्रोत हैं एनिमल प्रोडक्ट्स, उनके साथ साथ बीटा कैरोटीन प्रदान करने वाले ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पीले और लाल फल, पीले सब्जियां इत्यादि का कंजम्पशन लोकल प्रोडक्शन के द्वारा। तो गवर्नमेंट यहाँ पर लोकल प्रोडक्शन को बहुत अधिक बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की सब्सिडी प्रदान करती है उनकी मार्केटिंग के लिए और लोगों में उनका कंजम्पशन बढ़ाने के लिए। फूड फोर्टिफिकेशन पॉलिसीज में जो विटामिन ए है उसका फोर्टिफिकेशन स्पेशली एडिबल ऑयल्स में ये अब बहुत अधिक किया जाने लगा है, स्पेशली ऐसे जनता में के लिए जहाँ पर कि जो वल्नरेबल ग्रुप है, यानी जो संवेदनशील वर्ग है और जहाँ विटामिन ए की कमी होने की संभावना है। तो ये जो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें भी आपने देखा होगा कि ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन भी है, तो वहां पर भी फोर्टिफाइड एडिबल ऑयल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और नॉर्मली फोर्टिफिकेशन विटामिन ए से होता है। तो ये भी एक चैनल है, एक माध्यम है जिसके माध्यम से इस प्रिवेंटेबल डिजीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं फोर्टिफिकेशन के द्वारा। एनवायरमेंटल सैनिटेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर है, हमें, क्योंकि जितना अधिक इन्फेक्शन बढ़ेगा सैनिटेशन के अभाव में, उतना अधिक विटामिन ए और अधिक उसका लेवल लो होगा। पर्सनल हाइजीन को भी हमें यहाँ ध्यान रखने की बहुत ज़रूरी है, और इसके द्वारा हम यदि डायरिया से बच्चों को सेव करते हैं तो विटामिन ए के लॉसेस होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो पर्सनल हाइजीन एंड एनवायरमेंटल सैनिटेशन, ये दोनों पॉइंट भी प्रिवेंटिव मेजर में इम्पोर्टेंट प्लेस रखते हैं। अब इन 4 के बाद जो हमने अभी आपको जब स्टार्ट किया था ये आज का चैप्टर, तो यहाँ पर हमने बात करी थी कि न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स इंडिया जैसे विकासशील देशों में अधिकांशतः वो हैं जो कमी के कारण, जो न्यूट्रिशनल स्टेटस में हमने 2 तरह के असंतुलन बताया आपको, एक अंडर न्यूट्रिशन और एक ओवर न्यूट्रिशन। तो अंडर न्यूट्रिशन की अवस्था जहाँ पोषण में कमी है वह अधिक है, ओवर न्यूट्रिशन की अवस्था अभी नहीं आ पाई है। पश्चिमी देशों में ये जो कंडीशन है वो आ चुकी है और अब वहाँ अधिकांश बच्चे और जो एडल्ट एज ग्रुप है वो इनसे प्रभावित है। लेकिन इंडिया में अब अर्बन एरियाज में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के द्वारा धीरे धीरे और थोड़ा बहुत इनकम ग्रुप में भी वृद्धि होने के कारण ये देखा गया है, स्पेशली अर्बन एरियाज में, कि ओवर न्यूट्रिशन के भी कुपरिणाम हमारे सामने आने लगे हैं। तो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम में अभी तक हम हमेशा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब बात करते हैं तो अंडर न्यूट्रिशन की बात करते हैं, लेकिन अब ओबेसिटी भी अर्बन एरियाज को प्रभावित करने लगी है और बच्चों में भी ये रोग दिखाई देने लगे हैं। इवन अभी आपने आजकल कोरोना के टाइम पे भी, इस पेंडेमिक में भी, लास्ट 2 इयर्स में जब से ऑनलाइन एक्टिविटीज स्टार्ट हुई हैं, तो आपने देखा होगा कि खाना, पढ़ना और कोई भी रिक्रिएशनल एक्टिविटी वो सब बैठकर हो रही है। आउटसाइड एक्टिविटीज लगभग रुक गई हैं, जिसके कारण धीरे धीरे वेट गेन की समस्या हर एज ग्रुप को प्रभावित कर रही है। तो इस पॉइंट को भी यहाँ पर इस चैप्टर में इंक्लूड किया गया है, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, क्योंकि ये भी न्यूट्रिशन के ओवर हो जाने के कारण, अधिक हो जाने के कारण उत्पन्न हो रही है। तो ओबेसिटी, ओवरवेट और ओबेसिटी हमने यहाँ लिया है नेक्स्ट पॉइंट प्रॉब्लम्स के अंतर्गत। एक्सेसिव इनटेक ऑफ कैलोरीज के कारण ये होती है, यानी जितनी आपको आवश्यकता है उससे अधिक मात्रा में आप कैलोरी कंजम्पशन कर रहे हैं। इनपुट अधिक है, आउटपुट का माध्यम प्रॉपर नहीं है, आउटपुट जैसे प्रॉपर एक्सरसाइज वो नहीं हो पा रहा, तो जिसके कारण इट लीड्स टू ओवरवेट और ओबेसिटी।
सबसे जो कॉमन रिस्क फैक्टर है इसमें जिसके कारण है वो लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं कि आप जो आज का अर्बन एरियाज में लाइफस्टाइल है वो सेडेंट्री होता चला जा रहा है और साइंस के इन्वेंशन के कारण तरह तरह के ऐसे साधन हमारे पास उपलब्ध हो गए हैं जिसमें कि हम एक ही स्थान पर बैठ के अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं। तो ये चॉइसेस हमारे लिए हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही हैं। इसके साथ साथ जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन भी है इसके लिए। तो इसमें हम देखते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में ओवरवेट और ओबेसिटी नेक्स्ट तेजी से बढ़ती हुई स्वास्थ्य संबंधी समस्या बनता चला जा रहा है। अब ये एक सीरियस पब्लिक हेल्थ कंसर्न है जो 2.6 मिलियन डेथ वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर होने का कारण है। तो इतना सीरियस ये धीरे धीरे होता चला जा रहा है। 22 मिलियन चिल्ड्रन, ये सब मैं वैश्विक स्तर की बात कर रही हूँ, जो 5 वर्ष से नीचे की एज के हैं वो क्या हैं, ओबीज हैं और हर 10 में से एक बच्चा ओवरवेट पाया जा रहा है। ये हमारे पूरे विश्व का एक आंकड़ा है, लेकिन इंडिया में भी धीरे धीरे अर्बन एरियाज में अब यह समस्या आने लगी है। डॉक्टर्स के पास केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं और उसके निदान के तरीके पूछे जाने लगे हैं। जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं बॉडी एक्टिविटी के अनुसार, एज के अनुसार और लिंग के अनुसार कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, तो डायग्नोसिस में यही पाया जा रहा है कि इन फैक्टर्स के अनुसार जितनी रिकमेंड करी गई है कैलोरीज, उससे अधिक कैलोरी का इंटेक ही मेजर कॉज है ओवरवेट और ओबेसिटी का होना। साथ साथ लो फिजिकल एक्टिविटी यानी शारीरिक रूप से क्रियात्मकता का कम हो जाना भी इसका दूसरा कारण है। क्या है पैथोजेनेसिस इसकी? चाइल्डहुड ओबेसिटी की मल्टी फैक्टोरियल इंटरेक्शन बिटवीन कई सारे फैक्टर्स हैं जिनकी आपस में प्रक्रियाएं होती हैं या बहुत सारे फैक्टर्स जब उपस्थित होते हैं तो ये एक कॉम्प्लेक्स स्थिति बनती है जो चाइल्डहुड ओबेसिटी को जन्म देती है। जेनेटिक भी हो सकती है, यानी अपनी प्रीवियस जो पीढ़ियां उनसे आ सकती है, न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोनल हो सकती है, मेटाबॉलिक है, साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ फूड आपने पढ़े हैं। भोजन से किस प्रकार हम अपनी अकेलेपन को, अपनी उदासीनता को, अपने रिक्रिएशन को जोड़ते हैं, तो साइकोलॉजिकल फंक्शन भी एक्सेसिव इनटेक का कारण बनते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, अभी आजकल तो सब तरफ कोरोना का है प्रभाव जिसके कारण सब घर पर हैं, जिसकी वजह से भी फूड इनटेक बढ़ा है। और सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हैं जो कि चाइल्डहुड ओबेसिटी को का कारण बन रहे हैं। और चाइल्डहुड ओबेसिटी के कारण अब, क्योंकि ये नई समस्या नहीं है, ये भी अब पुरानी समस्या होती चली जा रही है, बढ़ रही है, क्योंकि और जिन बच्चों को अपने चाइल्डहुड में ओबेसिटी रही है वो उससे प्रभावित रहे हैं, वो आगे चलकर जब एडल्टहुड में प्रवेश करते हैं वहां भी इसके एडवर्स आउटकम दिखाई देने लगे हैं। और आज का जो जनरेशन है, एडल्टहुड वाली जनरेशन, इस एज ग्रुप में, इनमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज, लड़कियों में मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, लिवर डिसऑर्डर्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस और डिप्रेशन जैसे कुप्रभाव देखे गए हैं। तो ये सब ओबेसिटी के लॉन्ग टर्म इफेक्ट हैं जो आगे चलकर नेक्स्ट में दिखाई देते हैं। किस प्रकार इसका मैनेजमेंट किया जाएगा? डाइटरी मैनेजमेंट सबसे पहला उपाय है कि हम सबसे पहले आहार पर कंट्रोल करें। आहार पर कंट्रोल करने से यहाँ तात्पर्य है कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों बातों पर हम ध्यान रखें। क्वांटिटेटिव का मतलब है मात्रात्मक और क्वालिटेटिव का मतलब है गुणात्मक। तो मात्रात्मक में
भी यहाँ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हम देखते हैं, जैसे कि हम अपनी फूड प्लेट का साइज छोटा कर दें, इस तरह से भी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट दिया जाता है। लेकिन यहाँ जो पहले हम क्वांटिटी से पहले हम क्वालिटी देखें कि हम खा क्या रहे हैं। तो डाइटरी मैनेजमेंट में हम फैमिली के लिए इस प्रकार का मील प्लान करें कि यदि हम स्नैक दे रहे हैं तो वो हेल्दी स्नैक्स हों, बैलेंस डाइट के अंतर्गत आते हों, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के हम फूड पिरामिड के अनुसार उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की मात्रा पर्याप्त हो, फाइबर कंटेंट डाइट का ठीक हो, जिससे फीलिंग ऑफ फुलनेस आए, पेट भरा लगे और अधिक खाने की इच्छा ना हो, और हाई कैलोरी और हाई फैट फूड को जितना हो सकता है हम अवॉइड करें। ये देख लें कि हमारी डेली इंटेक कितनी होनी चाहिए, उसके अनुसार हम भोजन में उससे अधिक मात्रा ना बढ़ाएं कैलोरी की। ईट आउट्स की, यानी जो घर से बाहर खाना खाना है, वहां पर आप क्वालिटी मेंटेन नहीं कर सकते, उसको चेक नहीं कर सकते कि भोजन किस प्रकार किन इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर बनाया गया है, तो हम यहाँ ईट आउट्स को की जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम कर सकते हैं। फिजिकल डाइटरी मैनेजमेंट के अलावा फिजिकल एक्टिविटी एनहांसमेंट करें, जितना हमारे शरीर के लिए अलाउड है उसके अनुसार हम वर्कआउट करें। दिन भर में देखा गया है कि अगर आप 30 मिनट्स का भी वर्कआउट कर लेते हैं तो वह आपके बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए पर्याप्त होता है, लेकिन ये 30 मिनट्स रेगुलर होना चाहिए। इरेगुलरिटी कोई भी रिजल्ट सामने नहीं लाती है, रेगुलर होना चाहिए। एक बार अगर आप स्टार्ट करें तो वो फ्रीक्वेंसी आपकी उतने देर की बनी रहनी चाहिए। तो 30 मिनट्स पर्याप्त है, लेकिन रेगुलर हो। और रेस्ट्रिक्शन ऑफ सेडेंट्री बिहेवियर, तो इसमें यही है कि जो आराम वाली चीजें हैं हम सोच सकते हैं, जैसे लिफ्ट है तो हम कोशिश करें, अगर हमारे घुटनों की हेल्थ हमारे साथ है, और बच्चों के साथ तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो लिफ्ट का प्रयोग बंद करें, और बिस्तर पर बैठकर खाना खाना या टेलीविजन के सामने रखकर उसको चलाकर और खाना खाना, इस तरह के जो बिहेवियर्स हैं जिसमें कि हमारा ध्यान फूड प्लेट की ओर नहीं होता बल्कि कहीं और ही किसी और मनोरंजन की तरफ होता है, तो इस तरह के जो बिहेवियर्स हैं इनको हम कम करें। और बच्चों में भी इस तरह की आदत डालें कि खाना खाते समय सिर्फ खाना खाएं, बातें ना करें। बातें करने में भी ध्यान बढ़ता है और आपकी कितनी आप क्वांटिटी आपका इंटेक हो रहा है उस पर कंट्रोल नहीं रह पाता है। च्यूइंग को प्रॉपरली आप ध्यान दें कि कितनी बार भोजन च्यूइंग कर रहे हैं, जिसके कारण टाइम लगेगा, और एक टाइम खाने को देने के बाद, मील को देने के बाद आप उस टाइम के अनुसार भी सोचते हैं कि मैंने इतनी देर खाना खा लिया तो नाउ अब ओवर हो गया, अब खत्म, वी शुड स्टॉप। तो ये चीजें, छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जिनको हम अगर अपने डेली रूटीन में लेंगे और सेडेंटरी बिहेवियर का रेस्ट्रिक्शन करेंगे तो भी हम इसको कंट्रोल, ओबेसिटी एंड ओवरवेट की समस्याओं को आने से पहले ही कंट्रोल कर सकते हैं। करंट सिनेरियो इस दिशा में यही है कि चेंजिंग फूड हैबिट्स जितनी भी हैं और फिजिकल एक्टिविटी जैसे जैसे कम होती जा रही है, ये बहुत ऐसा फिनोमिना है जो पूरे विश्व को ग्रसित कर रहा है। इन दोनों चीजों के साथ फास्ट फूड बहुत तेजी से हमारे फूड प्लेट का पार्ट बनते जा रहे हैं। फास्ट फूड ऐसे जो मार्केट में प्रिपेयर हैं, यानी ईटिंग आउट की हैबिट्स बहुत अधिक हो गई हैं, और जिसमें कि हम सॉल्ट कंटेंट और द क्वालिटी ऑफ फैट इन्वॉल्व उसको हम चेक नहीं कर सकते हैं। प्रोसेस्ड फूड, हमने अभी इसके पिछले क्लास में आपसे डिस्कस किया था फूड प्रोसेसिंग के बारे में। तो फूड प्रोसेसिंग इतना मल्टी बिलियनर बताया था आपको कि इंडस्ट्री बनती चली जा रही है। तो जितना ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड का प्रोडक्शन हो रहा है, ये सब कॉमन होता चला जा रहा है, और अब अधिकांश जनता ज़्यादा ऐसा भोजन खा रही है प्रोसेस्ड फूड जिसमें सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स, फ्री शुगर या सॉल्ट या सोडियम उपस्थित हैं। और फूड पिरामिड के अनुसार जितना फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और डाइटरी फाइबर्स या होल ग्रेन, स्प्राउटेड ग्रेन्स हमारी डेली फूड प्लेट में उपस्थित होना चाहिए था, उसको रिप्लेस करता जा रहा है ये फास्ट फूड। तो ये सब मिलकर करंट सिनेरियो प्रेजेंट कर रहे हैं, और ये ओवरवेट और ओबेसिटी का प्रमुख कारण है।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर, ये चैप्टर यहीं फिनिश हो जाता है। इसके बाद एक और टॉपिक आ जाता है, न्यूट्रिशन सर्विलेंस। तो shall we start this chapter or we should stop here? क्या करना चाहिए? हेलो, गूगल में कितने मिनट की क्लास होती है? चलिए न्यूट्रिशनल सर्विलेंस को हम यहाँ कवर कर लेते हैं। बच्चों सो रहे हो क्या? जवाब नहीं दे रहे हो? मैम कुछ पूछ रही हैं। शी शुड कंटिन्यू दिस Yes, फर्दर। ma'am. Yes, ma'am. बोलो ना बच्चों। Yes. हाँ, तब तक कर लो अभी। हाँ कितना ठीक है, लंबा? 5 o'clock तक इसको कर लेते हैं। ठीक है, छोटा सा एक टॉपिक है, इसको फिनिश कर देते हैं। Okay, ma'am. ओके, न्यूट्रिशन सर्विलेंस ये भी एक आपका टॉपिक है आपके सिलेबस में, इसको भी हम यहाँ ले लेते हैं न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स के बाद। तो क्या है न्यूट्रिशन सर्विलेंस, इसको हम पहले समझेंगे। ये एक प्रकार की लोगों के समूह में या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए उनके कंटिन्यूस मॉनिटरिंग है, यानी लगातार देखना है किस चीज को, उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस को, और ये देखना कि न्यूट्रिशनल स्टेटस किन फैक्टर से प्रभावित हो रहा है, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे कारक हैं जो न्यूट्रिशनल स्टेटस को प्रभावित कर रहे हैं। उनका कारक देखने का जो मेथड है उसे डिसाइड करना कि वो कौन सा ऐसा मेथड हो सकता है जिसके द्वारा हम इस मॉनिटरिंग को करें। उसके बाद इन कारकों के आगे जाकर कि ये कितना इसकी एग्जिस्टेंस है, मतलब ये न्यूट्रिशनल स्टेटस में यदि कोई कमी पाई गई है तो उसकी एग्जिस्टेंस कहाँ तक है, मतलब किस लेवल तक वो प्रभावित हुआ है, उसके संबंध में आगे सर्वे करना, सर्वेक्षण के लिए जाना। वो स्मॉल एरिया भी हो सकता है या लार्जर एरिया भी हो सकता है, और इन सब से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करना जिससे कि पूरी कम्युनिटी की या समुदाय की एक पिक्चर हमारे सामने आ जाए कि वहाँ का न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, किन फैक्टर से प्रभावित हो रहा है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इनमें सुधार ला सकते हैं, जहाँ सुधार की संभावनाएं हैं, और कौन से ऐसे कारक हैं जो इस पिक्चर को और भी अधिक सीरियस बना रहे हैं। ये सब डेटा कलेक्शन न्यूट्रिशनल सर्विलेंस के अंतर्गत आता है। तो ये एक प्रकार का एक सिस्टम है, एक प्रणाली है जिसमें कि बहुत सारे डेटा कलेक्शन के विधियां इस्तेमाल की जाती हैं। और अल्टीमेट गोल क्या होता है न्यूट्रिशनल सर्विलेंस का, कि कोई एक पॉलिसी बनाना और एक एक्शन प्लान करना। मतलब पॉलिसी बनाना मतलब नीति का निर्धारण करना कि यदि उस कम्युनिटी में या उस एरिया में न्यूट्रिशनल स्टेटस प्रभावित पाया गया, कुप्रभावित पाया गया, तो उसके लिए हम क्या पॉलिसी निर्धारण करें और उस प्रकार और उस पॉलिसी निर्धारण के अनुसार क्या क्रिया करें, मतलब एक्शन प्लानिंग हम किस प्रकार करें। तो ये पूरा पिक्चर क्या है, पूरा सिस्टम क्या है, न्यूट्रिशनल सर्विलेंस के अंतर्गत आता है। इस स्लाइड में मैंने आपको बताया ही है कि इसमें जो फर्स्ट टास्क होता है, पहला कार्य होता है, वो आइडेंटिफाई करना होता है ग्रुप्स को या किसी इंडिविजुअल को। किसके द्वारा? क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं या हम सिंपल बॉडी मेजरमेंट कर सकते हैं किसी भी हेल्थ सेंटर्स में जाकर या हॉस्पिटल्स में जाकर या इवन डोर टू डोर जाकर। तो ये डेटा कलेक्शन का एक छोटा सा एक टास्क हो जाता है जिसमें पहले हम एक छोटा सा सर्वे करके देख लेते हैं। यदि हमें कोई समस्या वहां सामने आती है तब हम फर्दर स्टेप में जाते हैं कि हम फिर उस एरिया का या उस विलेज का पूरा सर्वे, पूरा सर्वेक्षण करते हैं।
उसके बाद हमको जो एक बड़ा डेटा मिलता है, बड़े आंकड़े मिलते हैं, वो ज्यादा रियलिस्टिक पिक्चर हमारे सामने लाते हैं न्यूट्रिशन स्टेटस से रिलेटेड, कि उस समुदाय का न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है। और फिर हम प्राप्त आंकड़ों को फर्दर एक्शन में लेकर आते हैं कि हम क्या नीति निर्धारण करें सुधार के लिए। जैसे हम किसी सपोज हम न्यूट्रिशनल विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस की बात करें कि हम उसमें क्या करते हैं, हम डोजेस देते हैं, मेगा डोजेस देते हैं, नॉर्मल सप्लीमेंटेशन करते हैं, फूड फोर्टिफिकेशन करते हैं। तो ये कैसे बना, ये गवर्नमेंट ने ये कैसे निर्धारित किया कि हमें अपने आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू या गवर्नमेंट स्कूल्स के थ्रू हमें अपने प्री स्कूल बच्चों को या गर्भवती स्त्रियों को हमें विटामिन ए का सप्लीमेंटेशन देना है। ये कैसे निर्धारित हुआ? ये न्यूट्रिशनल सर्वेलेंस के कारण ही होता है कि उसमें हम देखते हैं कि ये समस्या है, कम्युनिटी में है, और उस समस्या का कितना प्रभाव है, कहाँ उसके दूरगामी रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं, यानी हमको कौन कौन सी समस्या को टेकअप करना है, किस लेवल पर टेकअप करना है, मतलब उसके निर्धारण के लिए डोजेस किस प्रकार बनेंगी, कितनी कमी है। ये सारे आंकड़े हमको तभी मिल पाएंगे जबकि हम पहले इंडिविजुअल से स्टार्ट करके और लार्जर कम्युनिटी को हम सर्वे कर पाए। उसके बाद जब वो डेटा हमको मिल जाता है तब हम निर्धारित करते हैं कि कितनी कमी है और वो किस प्रकार के सप्लीमेंटेशन से पूरी होगी। तब फिर कहीं जाकर हम एक्शन में आते हैं, उसके अनुसार फोर्टिफिकेशन के या डोजेस के निर्धारण होते हैं और फिर उन सप्लीमेंट्री डोजेस को उन सेंटर्स में पहुंचाया जाता है, आम जनता को उससे अवेयर कराया जाता है और सप्लीमेंटेशन के द्वारा उस कमी को दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो न्यूट्रिशन सर्वेलेंस एक सिस्टम है, एक प्रणाली है जिसमें बेसिकली डेटा कलेक्शन के बाद उस पर पॉलिसी फॉर्मुलेशन और एक्शन प्लानिंग होती है। तो कौन कौन से प्रकार के न्यूट्रिशन सर्वेलेंस होते हैं? लार्ज स्केल नेशनल सर्वेज होते हैं, रिपीटेड स्मॉल स्केल सर्वेज हैं। लार्ज स्केल नेशनल सर्वेज में तो हम पूरे देश में कौन सी समस्या व्याप्त है, तो पहले 1-2 से लेकर कुछ 100 कुछ 1000 तक केसेस करने के बाद फिर उसी समस्या को लेकर हम प्रत्येक देश के प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम चलाकर एजेंसीज के थ्रू सर्वेस करवाते हैं, सर्वेक्षण होते हैं इसमें, और सर्वेक्षण के आधार पर एक बड़ा डेटा कलेक्ट किया जाता है। तब कहीं जाकर उस पर पॉलिसी निर्धारण और एक्शन प्लान होता है। उसके बाद आ जाते हैं रिपीटेड स्मॉल स्केल सर्वेज, यानी बार बार जो किए जाते हैं, जिनका रिपीटिशन होता है। और रिपीटिशन कौन से सर्वेस का होता है? लार्ज स्केल पर सर्वेस का बार बार रिपीटिशन संभव नहीं है, वो कुछ सालों बाद ही होते हैं। जो स्मॉल स्केल पर सर्वेस होते हैं उनका रिपीटिशन जल्दी जल्दी किया जा सकता है। ये पॉपुलेशन सर्वे ऐसे होते हैं जो स्टैंडर्ड मेथड इस्तेमाल करते हैं, यानी इनमें इस तरह के मेथड्स, इस तरह की विधियां इस्तेमाल की जाती हैं जो स्टैंडर्डाइज होती हैं और जिससे क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव दोनों प्रकार का डेटा कलेक्ट किया जाता है इन रिपीटेड स्मॉल स्केल सर्वेज में। ये करते क्या है, इनके द्वारा क्या होता है, इन छोटे सर्वेज के द्वारा ये कौन सा मैलन्यूट्रिशन व्याप्त है हमारी कम्युनिटी में, किस प्रकार का है, उसकी सीवियरिटी जैसे क्या है, और कितना एक्सटेंट ऑफ मैलन्यूट्रिशन कितना है, मतलब कितना फैल चुका है, कितना व्याप्त है और उसके क्या कारण है। ये रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स में जो पॉपुलेशन का सैंपल है, जैसे बच्चे हैं या एडल्ट्स हैं या गर्भवती माताएं हैं, उनमें किया जाता है। और अगेन इसका पर्पस वही होता है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जो मैनेजर्स हैं उनको हेल्प करना कि वो स्ट्रेटजीज डिजाइन करें और इंटरवेंशंस के तरीके तैयार करें कि जो रिस्क पॉपुलेशन है उसमें किस प्रकार का हम इंटरवेंशन कर सकते हैं। और जो नेशनल सर्वेस होते हैं वो भी रिपीटेड सर्वेस के अंतर्गत आ सकते हैं, जो कि पीरियडिकली कंडक्ट किए जाते हैं नेशनल लेवल पर और छोटे लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्टेट लेवल पर। और ये इंफॉर्मेशन, न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं जो क्लिनिकल बेस्ड होते हैं। क्लिनिकल बेस्ड में हमें किसी
पर्टिकुलर सपोज अगर हम किसी एक कोई ऐसे क्लिनिक में जा रहे हैं जो स्पेशलाइज्ड है किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए, तो वहाँ से जो डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या कौन से ऐसे एज ग्रुप है या कौन से ऐसे एक्टिविटी ग्रुप हैं या कौन सी ऐसी कम्युनिटी है जो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर वहां पर आती है उसके निदान के लिए। तो वहां से जो हम आंकड़े कलेक्ट करते हैं उससे भी हमें एक स्पेशल टाइप का डेटा प्राप्त होता है जो हमें पर्टिकुलर उसी समस्या पर काम करने के लिए आगे एक्शन प्लान बनाने के लिए मार्गदर्शन करता है। अब इसके बाद आ जाते हैं सेंटिनल साइट सर्विलेंस। इसमें क्या है, इसमें जो सर्विलेंस होती है, जो पूरी निगरानी करी जाती है और जो कलेक्शन होता है डेटा का, वो कुछ ही जो साइट्स होती हैं वो लिमिटेड नंबर्स में होती हैं। और इसमें क्या पता करते हैं कि ओवरऑल जो वेलबींग है पॉपुलेशन की, उसमें क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, मतलब किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं और किस सीमा तक आ रही हैं। और ये जो साइट्स हैं, जिन साइट्स पर जाकर हम ये करते हैं, सेंटिनल साइट्स पर जाकर, ये किसी पॉपुलेशन ग्रुप, कोई स्पेसिफिक पॉपुलेशन ग्रुप की होती हैं या विलेजेस की होती हैं या ऐसे जगह की होती हैं जहाँ की पॉपुलेशन एट रिस्क है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि आयोडीन डेफिशिएंसी एंडेमिक है, तो वहां पर जाकर वो उस तरह के जो सर्वेज हैं वो सेंटिनल साइट सर्वेज कहलाते हैं, जो पता है कि वहाँ की जो स्थान है वो पॉपुलेशन एट रिस्क जो है, वहां पर जो मतलब जनसंख्या है जो उसके प्रति संवेदनशील है, वो उसको कवर करते हैं। और वहां पर हम देखते हैं कि जो डेटा ऑफ कलेक्शन होता है वो न्यूट्रिशनल स्टेटस से रिलेटेड होता है, मॉर्बिडिटी से, डाइटरी इश्यूज उनके हैं, उनको हम वहाँ कवर करते हैं। और वहाँ हम डेटा जो भी कलेक्ट किया जाता है उसके बाद फिर वो जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास भेजा जाता है, जो फर्दर एनालाइज होता है और एनालाइज होने के बाद फिर पॉलिसी निर्धारण किया जाता है। स्कूल सेंसस डेटाज हैं जो इसके अंतर्गत, ये भी एक प्रकार का न्यूट्रिशन सर्विलेंस के अंतर्गत एक विधि आती है। ये ज्यादातर स्कूल्स में कलेक्ट करे गए सर्वे के अनुसार डेटा है, जहाँ की बच्चों का, जैसे अगर हमें 0 to 5 वाला है तो वो तो हम आंगनवाड़ी सेंटर्स में जाकर कर सकते हैं, पर अगर उससे ऊपर का है तो वो स्कूल सेंसस में आ जाएगा। तो वहाँ बच्चों के बीच में हम एवरी 2 to 3 ईयर्स में जाकर ये डेटा कलेक्ट होता है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो हाई रिस्क चिल्ड्रन हैं उनको आइडेंटिफाई करना, कि जैसे जिनमें पुअर हेल्थ है या जिनमें मैल न्यूट्रिशन पाया जा रहा है या जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को बिलोंग करते हैं, तो वो कौन से हाई रिस्क चिल्ड्रन हैं उनको आइडेंटिफाई करना ही बेसिकली इस प्रकार के सर्विलेंस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और जो इनके जो रिजल्ट्स मिलते हैं इसके डेटा कलेक्शन से, ये क्या होते हैं, ये स्कूल फीडिंग प्रोग्राम, जैसे आपने सुना है कि स्कूल फीडिंग प्रोग्राम्स हैं, या जो फूड बेस्ड स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे आपने मिड डे मील का नाम सुना होगा, फूड बेस्ड स्ट्रेटजीज हैं, उनको ये डेटा सपोर्ट करता है इस तरह के पॉलिसी मेकिंग में। तो ये आपके विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिशन सर्विलेंस के मेथड्स हैं। अब यहाँ पर मैंने इसकी एक डेफिनेशन दी है, कोई पढ़ के बताएगा WHO की डेफिनेशन क्या है? बच्चों, सारे स्कॉलर्स कहाँ गए? हेलो। बहुत सिंपल और बहुत अच्छी डेफिनेशन है, WHO ने दी है। हाँ जी मैम। हाँ बताएं, पढ़ के बताएं मुझे। कि फूड एंड न्यूट्रिशन सिस्टम बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हेलो मैम। बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं है, कोई और बताएगा? यस मैम। हाँ कौन बताएगा, जरा जोर से पढ़िए, सब सुने। A food and किसी की भी कोई की nutrition आवाज नहीं आ रही है। हाँ man, a food and nutrition surveillance system is a mechanism to transfer food and nutrition data into action through formulation, modification, and application of the food and nutrition policy of a country WHO. कंट्री, हाँ
WHO इसके साथ नहीं, WHO ने दी है Yes, ये जो अभी हमने डिस्कस किया ये yes, वही है, yes, ma'am. ठीक Yes, है। ma'am. ठीक है, तो ये इस Yes, तरह से ma'am. Yes, ma'am. फॉर्मुलेशन करते हैं। बेसिकली फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड डेटा जो है, तो वो किसी भी कंट्री के लिए फूड एंड न्यूट्रिशन पॉलिसी के बनाने में, उसको जो ऑलरेडी चल रही है उसके मॉडिफिकेशन में, और नई Yes, ma'am. पॉलिसी के एप्लीकेशन में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। अब यहाँ Yes, ये जो ma'am. मैंने एक आपको एक AAA साइकिल डायग्राम यहाँ दिया है एक इस स्लाइड में, Yes, इसमें ma'am. आप ध्यान से Yes, देखिए, ma'am. AAA असेसमेंट, एनालिसिस एंड एक्शन, ये एक साइकिल डायग्राम मैंने आपको दिया है। तो असेसमेंट किस चीज का? असेसमेंट ऑफ द न्यूट्रिशनल सिचुएशन इन टारगेट पॉपुलेशन। तो जो भी जिस जगह का हम सर्वे करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन सर्वेलेंस के अंतर्गत, उसका असेसमेंट, न्यूट्रिशनल सिचुएशन क्या है उस टारगेट पॉपुलेशन का। तो A फॉर असेसमेंट, अगेन सेकंड A इज एनालिसिस ऑफ द कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम। तो क्या प्रॉब्लम के क्या कारण है उसका एनालिसिस करना। और थर्ड इज एक्शन बेस्ड ऑन द एनालिसिस एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। तो जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं और जो हमने एनालिसिस किया है, जो विश्लेषण किया है न्यूट्रिशन स्टेटस सिचुएशन का, जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन थी, उसके बेस पर क्या एक्शन हमें लेना है, ये AAA साइकिल डायग्राम है। दैट इज बेसिकली दीज आर द फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिशनल सर्विलेंस। तो इसके अंतर्गत हम ये तीनों काम करते हैं, असेसमेंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं और एक्शन लेते हैं। एक्शन के बाद फिर से अगेन ये साइकिल शुरू हो जाता है। तो आपने इसमें इस डायग्राम में एरोस का देखा होगा कि ये साइक्लिक प्रोसेस में चल रहा है। तो अभी आपने ऊपर डेफिनेशन में भी पढ़ा मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन करते हैं, अगर एक बार ये साइकिल पूरा हो जाता है उसके बाद भी देखते हैं कि अगर रिजल्ट सही है तब उसी के अकॉर्डिंग हम अगेन पॉलिसी निर्धारण करते हैं, और यदि मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है तो हम वहाँ मॉडिफाई करके फिर से हम उसको अप्लाई करते हैं पॉलिसी मेकिंग में, और फिर से हम उस पर एक्शन लेते हैं। तो इस तरह से ये न्यूट्रिशनल सर्विलेंस के अंतर्गत चलने वाला एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब ये स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं न्यूट्रिशनल सर्विलेंस डेटा के इसके लिए? तो ये ऐसा नहीं है कि खाली गवर्नमेंट का काम है कि वो न्यूट्रिशन संबंधी समस्याओं को देखे, उनका कारण पता करे, और हाई रिस्क पॉपुलेशन कौन सी है उसके बारे में जानकारी हासिल करे, फिर डेटा कलेक्शन के बाद एनालिसिस करे, एनालिसिस करने के बाद पॉलिसी मेकिंग के लिए आगे ले जाए, फिर मॉडिफाई करके फॉर्मुलेशन करे और एक्शन ले। ये केवल गवर्नमेंट का काम नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, हेल्थ सेक्टर्स भी इसमें हैं, जो प्रोग्राम्स बनाने में, सर्विस, अपनी सर्विसेज देने में, इवन एजुकेशन के लिए हेल्थ सेक्टर्स भी काम कर रहे हैं। एनजीओज इसमें स्टेक होल्डर्स हैं न्यूट्रिशन सर्विलेंस में। उनके लिए ये कहाँ काम आता है? उनकी अपनी पॉलिसीज बनाने में जो हेल्थ रिलेटेड हैं, कम्युनिटी के हेल्थ प्रमोशन में, और प्रोग्राम, हेल्थ प्रोग्राम्स को बनाने में और उसको चलाने में एनजीओज भी इसमें काम करते हैं। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में जैसे आप लोग हैं, तो रिसर्च के लिए एक डायरेक्शन मिलता है न्यूट्रिशन सर्विलेंस डेटा कलेक्ट करना। ये एक बहुत बड़ा काम है न्यूट्रिशन रिसर्च में, इसको बहुत अधिक प्रयोग में लाया जाता है। टीचिंग का एक पार्ट है डेटा फॉर रिसर्च, रिसर्च के लिए डेटा इसके थ्रू कलेक्ट किया जाता है डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई करके। फिर फूड इंडस्ट्री के लिए फूड लेबलिंग, आपको अपनी लेबलिंग में क्या क्या बताना है, क्या मेंशन करना है, क्या हाइलाइट्स हैं आपके फूड प्रोडक्ट्स की, और जो जैसी पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपका फूड प्रोडक्ट है या नहीं है, उनकी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस के अनुसार फूड प्रोडक्ट। तो लेबलिंग में ये सब मेंशन किया जाता है, न्यूट्रिशन फैक्ट्स बताए जाते हैं। तो वहाँ पर ये डेटा काम आता है। फूड की मार्केटिंग करने में ये डेटा काम आता है, और जनरल पब्लिक के लिए भी है ये, इंफॉर्मेशन के लिए, एडवाइस के लिए, और साथ साथ न्यूट्रिशन रिलेटेड एजुकेशन के लिए। तो अब हम यहाँ आ जाते हैं, आज का हम चैप्टर यहाँ फिनिश करते हैं, आज का लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम फर्दर आगे चलेंगे न्यूट्रिशन ड्यूरिंग लाइफ साइकिल। तब तक के लिए आज के क्लास के लिए हम इतना ही यहाँ अपने डिस्कशन को फिनिश करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इसके पहले भी जो बताया गया है कि वो आप लोगों ने सब नोट किया होगा, और आगे आने वाले एग्जाम्स में आप उसको यूज करेंगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू Thank you. Thank you, ma'am. माय प्लेजर। बच्चों आप लोग मीटिंग छोड़ दीजिए। Okay, ma'am. भारती बस तुम अपने आप को वो कर लेना और 15 मिनट बाद फिर तब तक रिकॉर्डिंग हो जाएगी कन्वर्जन। हाँ, अभी हम एंड नहीं कर रहे हैं।